स्वागत है आपका शेखावाटी मैथ्स एकेडमी में। आज हम पढ़ेंगे पार्ट बी में आने वाले मोस्ट क्वेश्चनों के बारे में। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि पार्ट ए में यानी 1 से लेके 10 तक के जो छोटे क्वेश्चन आते हैं वो हम किस तरीके से सरल कर सकते हैं। यदि पार्ट ए वाला वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके आप उसको देख सकते हैं। और यदि आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा नोटिफिकेशन बाल को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें, ताकि मैथ से रिलेटेड जो लेटेस्ट अपडेट हैं वो आपको तुरंत मिल सकें। तो आज हम पार्ट बी में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। हमें पता है कि पार्ट बी में 11 से लेके 15 तक के 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 5 क्वेश्चन। और प्रत्येक क्वेश्चन है वो कितने नंबर का आता है? इसमें से 2 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन आता है। तो इस पार्ट बी के कुल नंबर कितने हो गए? 10। तो पार्ट बी में से हमें 10 नंबर के 5 क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट बी में 11 का क्वेश्चन है वो वैदिक मैथ्स है, उसमें से पूछा जाएगा। और इसमें से सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो है ध्वजांक विधि से भाग लगाना। तो हम इसका एक सवाल लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कि 98,765 है, इसमें हमें 87 का भाग लगाना है। और वो भी किससे लगाना है? ध्वजांक विधि से हमें भाग लगाना है। तो हमें ध्वजांक विधि से इसमें भाग लगाएंगे और भागफल तथा शेषफल ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इस भाजक में से, हमारा भाजक है वो कितना है? 87। तो इस भाजक में से हमें ध्वजांक और मुख्यांक मानना पड़ेगा। तो हमारा 8 है ये तो मुख्यांक हो जाएगा, और ये 7 है ये कितना हो जाएगा? ध्वजांक। तो हम 8 को तो लिख लेते हैं यहां पर, और ये क्या हो जाएगा? मुख्यांक। और 7 है ये इसके ऊपर यहां पर, और ये क्या हो जाएगा? ध्वजांक। अब हमें भाग किस में लगाना है? 98,765 में। तो हम इसको बीच में यहां पर लिखते हैं। अब हम इस 98,765 को इस बीच वाले पद में लिखेंगे, इस वाले में और इस वाले में। इसका लिखने का तरीका होता है कि यदि मुख्यांक में हमारे पास में 1 अंक है तो इस भाज्य का 1 अंक तो इधर आ जाएगा। तो 1 अंक, इकाई का अंक कितना है? 5। तो ये तो लिखा जाएगा यहां पर। बाकी जो अंक बच गए ये कहां पर आएंगे? ये आएंगे बीच में। तो ये आ जाएगा 9, 8, 7 और 6। तो ये हमारा लिखने का तरीका हो गया। अब हम यहां पर एक लाइन है वो खींच लेते हैं। अब हम इसको सरल करते हैं। तो सरल करने के साथ साथ हमें इसके संकेत भी लिखने हैं। तो संकेत के लिए हम इधर इसके संकेत लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले हमें किस में भाग लगाना है? इस 9 में इस मुख्यांक का भाग लगाना है। यानी हमें इस 9 में 8 का भाग लगाना है, और 9 में 8 का भाग लगाया तो हमारा भागफल कितना आ गया? तो हमें भागफल और शेषफल लिखना है। तो भागफल तो आ गया हमारा 1, और शेषफल वो कितना आ गया? शेषफल भी 1 आ जाएगा। तो शेषफल भी कितना आ गया? 1। अब हमारा भागफल 1 है और शेषफल 1 है। तो इस भागफल को तो लिख लेते हैं यहां पर। तो इस भागफल को तो लिख लिया यहां पर, और इस शेषफल को आगे वाला जो अंक है इसके बिल्कुल पीछे लिखेंगे। तो आगे वाला अंक कितना? 8 है, और इस 8 के पीछे लिख लिया 1। तो हमारा नया भाज्य कितना हो गया? 1 और 8 है, कितना हो जाएगा? 18। तो हमारा नया भाज्य हो गया, नया भाज्य बराबर 18। तो हमारा नया भाज्य कितना आ गया? 18। अब क्या करना पड़ेगा? हमें इसे संशोधित करना पड़ेगा। तो इस भाज्य को हम संशोधित करते हैं, और संशोधित भाज्य का हमारे पास में सूत्र होता है कि नया भाज्य और माइनस भागफल और गुणा ध्वजांक। यानी संशोधित भाज्य है, इसको निकालने के लिए हम नए भाज्य हैं इसमें से भागफल और ध्वजांक को गुणा करके घटाना पड़ेगा। तो हमारा नया भाज्य कितना है? 18, और माइनस भागफल हमारा कितना है? 1, और ध्वजांक कितना है? 7। तो 1 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7, और 18 में से 7 घटाया तो कितना आ गया? 11। अब हमें इस 11 में वापिस मुख्यांक का भाग लगाना है। तो हमारा अगला पद हो जाएगा 11 भाग 8, और 11 में 8 का भाग लगाया तो भागफल कितना आ गया? 1, और शेषफल कितना आ जाएगा? 3। तो हमारा भागफल तो आ गया 1 और शेषफल आ गया 3। तो हम भागफल तो लिख लेते हैं यहां पर, और शेषफल कहां लिखेंगे? आगे वाले अंक के बिल्कुल पहले। तो 7 है, 7 के पहले लिख लिया 3। तो नया भाज्य कितना हो गया? 37। तो नया भाज्य
बराबर कितना हो गया 37। अब इसको संशोधित करना पड़ेगा। तो संशोधित के लिए इस नए भाज्य में से भागफल और ध्वजांक का गुणा घटा देंगे। तो 37 माइनस भागफल है हमारे पास में 1 और ध्वजांक कितना है 7, तो 1 को 7 से गुणा किया 7 और 37 में से 7 घटाया तो कितना हो गया 30। तो संशोधित भाज्य हमारा कितना हो गया 30। अब हमें 30 में 8 का भाग लगाना है, तो अगला पद हो जाएगा हमारा 30 भाग 8 और 30 में 8 का भाग लगाएंगे तो भागफल हमारा कितना आ जाएगा 8 3 24, तो भागफल तो हो गया 3 और शेषफल कितना हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा 6। तो भागफल को तो लिख लेते हैं नीचे यहां पर और शेषफल को कहां पे लिखेंगे, इस आगे वाले अंक के ठीक पीछे। तो इसके पीछे लिख लिया 6। तो 6 और 6 कितना हो गया 66। तो हमारा नया भाज्य है वो कितना हो गया, नया भाज्य बराबर 66। अब इसको संशोधित करना पड़ेगा, तो इसको करते हैं हमें संशोधित और इसको संशोधित किया तो 66 माइनस और कितना घटाएंगे 3 गुणा 7 और 3 को 7 से गुणा किया तो 21 और 66 में से 21 घटाया तो हमारा संशोधित भाज्य कितना आ गया 45। अब हमें 45 है, इसमें वापिस 8 का भाग लगाना है, तो 45 भागे 8 और 45 में 8 का भाग लगाएंगे तो भागफल हमारा कितना आ जाएगा 8 5 40। तो भागफल तो आ गया हमारा 5, तो शेषफल भी कितना आ जाएगा 5, तो शेषफल बराबर 5। अब इस भागफल को तो लिख लेते हैं यहां पर और इस शेषफल को, अब देखो आगे वाला अंक यहां पर आ गया हमारा, तो इस 5 के पीछे लिखेंगे तो हमारा नया भाज्य है वो कितना हो गया 55। तो नया भाज्य बराबर कितना हो गया 55। अब देखो यहां से ये वाला कॉलम हमारा किसका है, शेषफल का है। यहां से जो भी संशोधित भाज्य आएगा वो कहां पर लिखा जाएगा, यहां पर, क्योंकि यह शेषफल के बराबर होता है। तो शेषफल हमारा कितना हो जाएगा, हम इसको शेषफल लिखेंगे तो शेषफल बराबर हो गया हमारा 55 माइनस 5 गुणा 7 और 5 को 7 से गुणा किया तो 35 और 55 में से 35 घटाया तो हमारा शेषफल कितना आ जाएगा 20। तो इस 20 को हम कहां पर लिखेंगे, यहां पर। तो हमारा भागफल है ये तो कितना आ गया 1135 और हमारा शेषफल है ये कितना आ गया 20 और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। 12 का क्वेश्चन है वो हमारा वास्तविक संख्याओं में से पूछा जाएगा और 12 का क्वेश्चन है हमारे पास में कि सिद्ध कीजिए 7 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि यह 7 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या होती है और यदि हमें इसको अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम इसका विपरीत मानकर चलेंगे। और इसका विपरीत क्या मानकर चलेंगे कि 7 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तो हमने माना 7 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है और यदि यह परिमेय संख्या है तो हम इसको p बट्टा q के रूप में लिख सकते हैं। तो हमने इसको लिख लिया 7 अंडर रूट 5 बराबर a बट्टा b, जहां a और b क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं तथा b है उसका मान है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि b का मान यदि 0 हो जाएगा तो हमारा a बट्टा 0 हो जाएगा और a में 0 का भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, तो अपरिभाषित आ जाएगा। तो हमारा b का मान है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब देखो यहां से इस अंडर रूट 5 को तो यहां पर ऐसा का ऐसा रहने दो, इस 7 का क्या कर दिया, पक्षांतरण, तो ये हो गया a बट्टा 7b। अब हमें पता है कि a भी पूर्णांक है, b भी पूर्णांक है और 7 भी पूर्णांक है और इस पूर्णांक को पूर्णांक से गुणा करेंगे तो वापस पूर्णांक आएगा, तो ऊपर भी पूर्णांक है और नीचे भी पूर्णांक है। तो हमारा क्या आ गया, पूर्णांक बट्टा पूर्णांक। और हम जानते हैं कि पूर्णांक बट्टा पूर्णांक है क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। तो हमारी a बट्टा 7 भी है, ये क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। देखो इधर a बट्टा 7 भी हमारे पास में क्या आ गई, परिमेय संख्या आ गई और इधर कितना है, अंडर रूट 5 है और हम जानते हैं अंडर रूट 5 तो क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। तो इधर अपरिमेय संख्या आ गई और इधर परिमेय संख्या आ गई, लेकिन दोनों तो बराबर हैं, तो यह संभव नहीं है, क्योंकि हमने जो शुरू में परिकल्पना मानी थी वो क्या मानी थी, गलत मानी थी। अतः हमारी शुरू में मानी गई परिकल्पना क्या है, गलत है। और हमने शुरू में क्या माना था कि 7 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या न होकर क्या हो जाएगी, ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अतः 7 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से हम इस संख्या को अपरिमेय संख्या है वो सिद्ध कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13 है वो हमारा वर्त की परिधि और क्षेत्रफल में से पूछा जाएगा। और 13 का क्वेश्चन है हमारे पास में कि वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर हो। यानी हमें वर्त की परिधि दे रखी है और इसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो हम डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हमारे पास में वर्त है और इस वर्त की परिधि है ये कितनी दी हुई है 22 सेंटीमीटर। तो ये तो हमें दी हुई है 22 सेंटीमीटर। साथ में ये कह रहा है कि वर्त का चतुर्थांश, और वर्त के चतुर्थांश का मतलब क्या होता है इसका चौथा भाग। तो हमें इस भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। अब हमें पता है यहां से थीटा बराबर कितनी डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ये जो परिधि दे रखी है उससे हम त्रिज्या का मान ज्ञात करेंगे। तो परिधि बराबर हमें कितनी दे रखी है, परिधि हमें दे रखी है 22 सेंटीमीटर। और वर्त की परिधि का सूत्र कितना होता है 2 पाई आर, यानी 2 पाई आर बराबर कितना 22। अब यहां से पाई का मान रखेंगे और आर का मान है वो ज्ञात करेंगे। तो 2 गुणा 22/7 और गुणा r बराबर कितना हो गया 22। तो r बराबर, अब r है इसका मान निकालना है तो इन सभी का पक्षांतन कर देंगे। तो ये हो जाएगा 22 गुणा 7 तो ऊपर चला जाएगा और 2 और 22 वो कहाँ जाएगा नीचे। तो 22 से 22 कैंसिल हो गया और साथ में 2 का भाग लगाया तो कितना आ गया 3.5 सेंटीमीटर। तो हमारी त्रिज्या आ गई 3.5 सेंटीमीटर। अब हमें तिर्जे खंड का क्षेत्रफल है उससे इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और तिर्जे खंड का क्षेत्रफल कितना होता है, तिर्जे खंड का क्षेत्रफल, तिर्जे खंड का क्षेत्रफल हमारे पास में होता है थीटा बट्टा 360 और गुणा पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान हमें कितना दे रखा है 90। तो ये हो जाएगा 90/360 और पाई का मान कितना 22/7 और त्रिज्या का मान कितना दे रखा है 3.5 और गुणा 3.5। तो इसको सरल करेंगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 9 का भाग लगाया 36 में तो 9 4 36। अब देखो यहाँ से 3.5 है और यहाँ पे 7 है, यानी 7 में भाग लगाएंगे 3.5 का तो कितनी बार चला जाएगा 2 बार। और 2 का भाग है वो 22 में लगाया तो कितनी बार चला गया 11 बार। तो हमारा ऊपर तो बच गया 11 और 3.5 और नीचे कितना बच गया 4। तो ये हो गया 11 गुणा 3.5 और बट्टा 4। तो 11 है इसको 3.5 से गुणा करते हैं और 4 का भाग लगा देते हैं। तो 11 को गुणा किया 3.5 से तो 5 और 3 तो 5 8 3 और एक अंक के पहले दशमलव तो कितना आ गया 38.5 और 38.5 में भाग लगा दिया कितने का 4 का। तो हमारा उत्तर कितना आ गया 9.625 और सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। 14 का क्वेश्चन है ये हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में से पूछा जाएगा। तो 14 का क्वेश्चन है हमारे पास में कि एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 660 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। हमें इसका आयतन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें दिया हुआ क्या है। तो जो सबसे पहले दिया हुआ है हम उसको लिख लेते हैं। हमें दिया हुआ है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कितना दिया हुआ है 660 तो बराबर 660। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई आर एच। तो इसकी जगह पे लिख लिया 2 पाई आर एच और बराबर 660। अब हमें एच का मान दिया हुआ है और पाई का मान हमें पता है। तो 2 गुणा 22/7 गुणा आर और गुणा एच, और एच का मान हमें कितना दिया हुआ है 15 तो गुणा 15 और बराबर 660। तो यहां से आर का मान आ जाएगा तो आर बराबर हो जाएगा 660 गुणा। अब इनका पक्षांतन कर देते हैं तो 7 तो चला गया ऊपर और बाकी 2 गुणा 22 और गुणा 15 कहां पर आ गया नीचे। अब इसको सरल कर लेते हैं तो 22 3 66 तो ये हो गया 30। 15 का भाग लगाया 30 में कितनी बार गया 2 बार और 2 से 2 कैंसिल। तो हमारी त्रिज्या आर का मान है वो कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें इसका आयतन ज्ञात करना है। और हम जानते हैं बेलन का आयतन कितना होता है, बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई का मान है ये कितना 22/7 तो 22/7 गुणा आर, त्रिज्या का मान हमने कितना ज्ञात किया है 7
तो ये हो जाएगा 7 और गुणा 7 और गुणा h का मान हमें कितना दिया हुआ है 15, तो गुणा 15। तो इसको हम सरल कर लेते हैं। तो 7 से तो क्या हो जाएगा, 7 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से बच गया 22 और 15 को 7 से गुणा किया तो कितना हो गया 105। तो 105 को हमें 22 से गुणा करना है। तो 105 को गुणा किया 22 से, तो 5 दूनी 10 और 2, तो ये हो जाएगा 0 1 2, तो 0 1 3 2, तो ये हो गया 2310 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारा आयतन कितना हो गया 2310 सेंटीमीटर क्यूब, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। 15 का क्वेश्चन है हमारे पास में कि एक सीधे 12 मीटर ऊंचे पोल के शीर्ष पर सीसीटीवी कैमरा लगा है जिससे 13 मीटर की दूरदृष्टि रेखा तक यातायात देखा जा सकता है। तो पोल के चारों ओर अदर्शनीय वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और यह बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और यह हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस तरीके के 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं। इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पर 12 मीटर और 13 मीटर है, तो दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पर 15 मीटर और 17 मीटर भी आ सकता है और 24 मीटर और 25 मीटर भी आ सकता है। तो तीनों क्वेश्चन है वो एक ही तरीके से सरल होंगे। तो हमें सबसे पहले इसका डायग्राम बनाना है। हमें दिया हुआ है कि 12 मीटर ऊंचे पोल के शीर्ष पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। तो हमारा ये 12 मीटर का ऊंचा पोल है और इसके शीर्ष पर यहाँ एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। अब ये कह रहे हैं कि 13 मीटर की दूरदृष्टि रेखा तक यातायात देखा जा सकता है। तो ये यहाँ से 13 मीटर की दूरी तक यातायात देख सकता है, तो यह इधर भी 13 मीटर की दूरी तक यातायात देख सकता है और इधर भी 13 मीटर की दूरी तक यातायात देख सकता है। तो अब ये कह रहा है कि इसके चारों ओर जो वर्त बन रहा है, तो हमें इस वर्त का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो इस वर्त के क्षेत्रफल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसकी त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। तो हमें सबसे पहले इसकी त्रिज्या r है ये ज्ञात करनी पड़ेगी। तो हमने मान लिया कि यहां से यहां तक की दूरी है, ये क्या है हमारी r है, और ये कोण हमें कितने डिग्री का दिया हुआ है 90 डिग्री का। तो हमारा ये समकोण बन गया और समकोण त्रिभुज से हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और यहां से इस r का मान ज्ञात करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है आधार स्क्वायर और प्लस का लंब स्क्वायर और बराबर कर्ण स्क्वायर। अब आधार हमारे पास में कितना है r, तो ये तो हो गया r का स्क्वायर। लंब कितना दे रखा है हमें 12, तो ये हो गया 12 का स्क्वायर और कर्ण बराबर हमें कितना दिया हुआ है 13 मीटर, तो ये हो गया 13 का स्क्वायर। अब इसको सरल कर लेते हैं। तो r स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर किया तो कितना हो गया 144 और 13 का स्क्वायर किया तो कितना हो गया 169। अब इसका पक्षांतन करेंगे तो इधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, और 169 में से 144 घटाए तो कितना बच गया 25। तो r स्क्वायर बराबर कितना आ गया 25। तो r बराबर हमारा कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो r बराबर हमारा आ गया 5 मीटर। तो हमारी त्रिज्या r बराबर कितनी आ गई 5 मीटर। अब हमें क्या ज्ञात करना है, अब हमें इस वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वर्त का क्षेत्रफल, और वर्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई r स्क्वायर, और पाई का मान 22/7 और गुणा त्रिज्या r का मान कितना है 5 गुणा 5। अब 22/7 है, इसका मान कितना होता है 3.14 और 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25, और 25 है इसको गुणा कर दिया 3.14 से, तो यहां से कितना आ गया 78.5। तो ये हो गया 78.5 मीटर स्क्वायर और यही हमारा उत्तर हो जाएगा।